बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 10th लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, पिछले 9th लेक्चर में हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की फ़र्दर प्रैक्टिस की थी, जिसमें एक बच्चे ने एक एरर आइडेंटिफाई किया है। एरर तो नहीं कह सकते, खैर मैंने हेडिंग में लिखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके जो नीचे वर्किंग थी वो बैलेंस शीट की थी, और जो प्रॉफिट जिसका हेडिंग बैलेंस शीट था उसके नीचे वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस की थी। तो उसके हेडिंग्स को स्विच कर दे, ठीक है। अब होपफुली आप लोग इतने बड़े हैं कि इस चीज़ों को समझ सके। अच्छा जी, आज जो टॉपिक है इंशाल्लाह 10th लेक्चर में, आज हम इंशाल्लाह कैश बुक को पढ़ेंगे। कैश बुक होता क्या है एक्चुअली? कैश बुक की जो ये टाइप्स हैं जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, जिनको हम समझते हैं, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट्स आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं चल रहे। कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी हैं वो अमूमन फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसके थ्रू करते हैं, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बुक कीपिंग और सारी अकाउंटिंग होती है, लेकिन वहाँ पे भी कैश बुक तो बनता ही है। लेकिन ये ट्रिपल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्चुअली ये छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अभी ये नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर की हद तक इसको हमने सीखना है। अच्छा जी, कैश बुक के हमने जो हमारी किताब में जो टाइप्स हैं, किस तरह के कैश बुक बनते हैं, एक होता है डबल कॉलम कैश बुक, सॉरी सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये इसके तीन मुख्तलिफ जो तरीके हैं जिससे बनाने होते हैं। अच्छा जी, कैश बुक बनाने से पहले मैं कुछ जो हम पढ़ चुके हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था लेजर्स का। लेजर्स तो होपफुली सबको याद होंगे। हमने जो लेजर पढ़ा था वहाँ पे अगर याद हो तो हमने जर्नल लेजर बनाते वक्त जी, जब हम, आपको क्वेश्चन नंबर 4.1 अगर याद हो, ठीक है जी, इस पे हमने जर्नल बनाया था और जर्नल से हमने लेजर्स बनाए थे, ठीक है। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 4.1 में वो जो लेजर्स हमने बनाए थे, अगर आपको याद हो, उसमें कैश का लेजर भी था, बैंक का भी था, कैपिटल का, सेल्स का, बहुत सारे मुख्तलिफ लेजर थे जिनके जो हमने बनाए थे। उसी 4.1 क्वेश्चन का अगर मैं कैश बुक उठाऊँ, आपके पास सॉल्व मौजूद होगा, तो देखिए उसका कैश बुक कुछ इस तरह था। 1 तारीख को कैपिटल मालिक लाया था, 5 तारीख को सेल हुई थी, 10 तारीख को रेंट पे हुआ था, 12 तारीख को स्टेशनरी, 30 को वेजेस, 31 को ड्राइंग्स हुई थी, मालिक ने कुछ की थी, और कैरी डाउन बैलेंस उसका कोई 1380 रुपये आया था। अगर आपको याद हो, आप ज़रा अपने उस लेक्चर को उठाएं और उसमें इसको कंपेयर करें, तो यही कैश बुक 4.1 क्वेश्चन का था। अगर वहाँ पे जो हमने ये कैश अकाउंट उसका था, कैश का लेजर। बैंक का लेजर कुछ इस तरह था, यकम तारीख को कैपिटल आया था 31,000 का बैंक में, रेंट रिसीव हुआ था कोई 480 रुपये का, फिक्सचर परचेज़ किए थे और साथ में वैन परचेज़ करके क्लोजिंग बैलेंस जो बैंक का आ रहा था 10,480 रुपये, ठीक है। ये दो लेजर्स वहाँ के हैं भाई। ये जो कैश अकाउंट है, इस कैश अकाउंट को ही सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं, ठीक है जी। ये जो कैश अकाउंट है इसी को ही से सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। जो तो इसका मतलब है जो ये सिंगल कॉलम कैश बुक है, ये एक्चुअली हमारा कैश अकाउंट जो होता है उसी को ही कहते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसके टॉप पे लिख दे सिंगल कॉलम कैश बुक, तो वही हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। अब डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है भाई? डबल कॉलम कैश बुक में ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को कंबाइन बना दो तो वो डबल कॉलम कैश बुक बन जाता है। उसको बनाते कैसे हैं ज़रा सीखते हैं। पेज पे इस तरह टी अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। टी अकाउंट के ऊपर लिखते हैं डबल कॉलम कैश बुक। भाई जो ये डबल कॉलम कैश बुक होता है, इसमें दो कॉलम होते हैं अमाउंट के। देखिए यहाँ पे अमाउंट का एक कॉलम है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, नॉर्मल लेजर में। लेकिन जो ये डबल कॉलम कैश बुक होता है, इसमें एक्चुअली तीन कॉलम होते हैं, सॉरी दो कॉलम होते हैं। एक देखिए, सबसे पहला कॉलम तो डेट का होता है हर किस्म के लेजर में। ये क्रेडिट साइड पे अगर मैं डेट लिखूँ, साथ में मैं लिखूँ पर्टिकुलर्स, इसमें एक एल और एफ या फोलियो, कुछ लोग इसको एल आर कहते हैं, कुछ लोग इसको फोलियो कहते हैं। देखें, इसका भी एक कॉलम होता है जिससे हमें पता चलता है कि जो ये एंट्री है ये कौन से कॉलम की है, ठीक है। ये टी कॉलम भी हम सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसको ज़रा रिवाइज करते हैं। अब अच्छा, इसमें देखिए डेट पर्टिकुलर्स लेजर रेफरेंस, ठीक है।
लेकिन साथ में देखें अमाउंट के दो कॉलम हैं, तो एक में हम कैश के ट्रांजैक्शन के लिखेंगे, दूसरे में बैंक को लिखेंगे, इसीलिए इसको डबल कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्रेडिट साइड हो गया सारा। अब डेबिट साइड को कैसे करेंगे, उसमें भी देखें बैंक और कैश के दो कॉलम, ये हो गया बैंक का, ये हो गया कैश का, साथ में लेजर रेफरेंस का या फोलियो, और साथ में पर्टिकुलर्स। ये सिर्फ तरीका बनाने का सीख रहे हैं, बाकी इस पे सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल इसके काफ़ी हैं, इंशाल्लाह कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह का बनता है। तो अगर मैं इन ही दो कॉलम्स दोनों बैंक और कैश को मिला के डबल कॉलम कैश बुक बनाना चाहूँ तो कैसे बनूंगा। देखिए डेट वाइज चलता हूँ। फर्स्ट तारीख है, फर्स्ट तारीख को एक यहाँ पे एंट्री हुई है, एक यहाँ पे भी, दोनों को करता हूँ। दोनों कैपिटल की वजह से हुई है, कैपिटल की वजह से हमारा कैश भी डेबिट हुआ है, कितना, वो है 4000, और उसी तारीख को बैंक भी डेबिट हुआ है 31,000। ठीक है, तो ये फर्स्ट तारीख की एंट्री होगी। एक के बाद तारीख आता है डेबिट साइड वाले, देखते हैं 5 तारीख को मैं 5 लिखूंगा, सामने सेल लिख दूंगा। भाई सेल कैश में हुआ है तो 600 रुपये पे सेल डेबिट हुआ है, बैंक में कुछ नहीं लिखना, ये एंट्री भी हो गई। इसके बाद 21 तारीख ये वाली 21 लिखूंगा, उसके सामने लिख दूंगा रेंट रिसीव्ड, और सिर्फ बैंक में 480 रुपीज़ की एंट्री डाल दूंगा। ठीक है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ ये दोनों इकट्ठे एक लेजर में बनाने हैं। इन दोनों को इकट्ठे एक लेजर में बनाओगे तो उसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। अब इसके क्रेडिट साइड को लेता हूँ। क्रेडिट साइड में देखे पहले 3 तारीख की एंट्री है, तो 3 तारीख की एंट्री बैंक में है, फिक्सचर भाई 4600 रुपये के, तो मैं एंट्री दे के बैंक में लिख रहा हूँ। 3 के बाद आ रहा है 10, तो 10 तारीख लिखूँगा स्टेशनरी। स्टेशनरी भाई मैंने कैश के थ्रू परचेज़ की है तो 180 कैश में लिख दूंगा। उसके बाद है 30 तारीख, 30 से पहले आ रहा है 24 को भाई मैंने वैन परचेज़ किया है बैंक के थ्रू 16,400। उसके बाद 30 तारीख को एंट्री, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये अच्छा जी 12 तारीख की एंट्री की है, सॉरी 12 की मेरे ख्याल में मैंने स्किप, नहीं हो गई है 12 की, ये 3 वाली का, अच्छा 10 वाली स्किप की है। देखें 12 वाली एंट्री कर दी है, इसके ऊपर 10 वाली लिखता हूँ रेंट, इसी के दरमियान लिख दूंगा, और वो भी 800 रुपये जो है कैश के थ्रू पे हुए हैं। ठीक है, 30th को है वेजेस, तो वेजेस है 1220 रुपये की कैश के थ्रू। 31 तारीख को ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स जो है भाई 1020 सारे कैश के थ्रू हुए हैं। लेकिन 31 तारीख को अगर मैं कैरी डाउन बैलेंस निकालूंगा तो इसका आएगा 1380 रुपये, और इसका आएगा 10,480 जो वहाँ पे है। भाई लेजर सेम है, सिर्फ एक ही लेजर में दो बनाऊंगा तो उसको हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। और अगर इसको मैं टेली करने की कोशिश करूं तो यहाँ का टोटल जो है वो होगा 4600, और बैंक वाला होगा कितना 31480, यहाँ पे भी 31480 और 4600। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कॉलम बनते हैं। तो दोनों सेम ही हैं बिल्कुल, कैश लेजर और बैंक लेजर की तरह। ये डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ 2 कॉलम्स डेबिट साइड पे होते हैं और 2 कॉलम क्रेडिट साइड पे होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। इसको पर्चों में अगर आएगा तो इसी तरह से बनाना है। लेकिन अगर फ्यूचर में आप कहीं पे बिजनेस में भी एज एन अकाउंटेंट काम करें और आपका ऑनर आपसे कहे कि भाई मुझे डबल कॉलम कैश बुक चाहिए, तो भाई इसी तरह ही बनाना है। ठीक है, तो हमारा जो कैश का लेजर है उसको सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। जब कैश अकाउंट प्लस बैंक अकाउंट दोनों बने तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। लेकिन एक आता है ट्रिपल कॉलम भी। ट्रिपल कॉलम में एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें है कि डिस्काउंट की चीज़ें आती हैं, उससे पहले आपको डिस्काउंट सीखना है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें कि भाई दोनों को मिला के जो लेजर बनता है उसको डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक से सीखने से पहले हम ज़रा डिस्काउंट के बारे में सीखते हैं। भाई डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट आप जब किसी से परचेजेस करते हैं और आप उससे कहते हैं कि भाई डिस्काउंट, पहले तो ये सीख ले 2 तरह के। ठीक है, जब आप किसी से परचेज़ करें और आप उससे कहे कि भाई हमें गुड्स चाहिए, फ़लानी वाली गुड्स, इतने आइटम्स, वो आपसे कहे कि भाई उसकी कीमत है 1 लाख रुपए, और आप उससे कहे कि नहीं थोड़ा सा डिस्काउंट कर दे, काइंडली थोड़ा सा डिस्काउंट कर ले, क्योंकि
ये बहुत महंगे हैं। तो अगर वो आपसे कहे कि चले आप एक काम करें, आप ये 95 लेके गुड्स जो है आप 5,000 रुपये कम दे दें और 95,000 रुपीज़ दे दें, तो ये नेगोशिएशन आप उसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, आप वो आपको 1 लाख पे बेच रहे हैं, आप उसको कहे कि भाई थोड़ा सा सस्ता दे दे, तो ये जो आप नेगोशिएशन कर रहे हैं और उसके दौरान आपको डिस्काउंट मिले, इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको कहेंगे? डिस्काउंट जो आपको मिले नेगोशिएशन के वक्त। और जब आप गुड्स ख़रीद लेते हैं तो आप उसको 95,000 रुपये देंगे ना, और आप अपनी एंट्री 95,000 रुपये से करेंगे, क्योंकि ये 5,000 रुपये ऑलरेडी इनवॉइस में कट चुके होते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री हम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हम नेट पे एंट्री करते हैं, 1 लाख पे नहीं करते, बल्कि 95,000 पे एंट्री करते हैं। इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसके अलावा एक और डिस्काउंट है जिसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भाई क्या होता है? जब आप इसने से गुड्स ख़रीदे तो आपने इसने आप इनकी पॉलिसी है कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर पैसे देने होंगे। 1 मंथ ड्यू टाइम होता है, मिसाल के तौर पर 1 महीना है। तो आपने क्या किया, आपने आपके पास 15 दिन के अंदर अंदर पैसे हुए और आपने 15 दिन बाद इनको पेमेंट कर दी, तो वो खुश हो गए, उसने खुशी से आपको, या उनकी पॉलिसी है कि भाई जो अर्ली पेमेंट करता है हम उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं, कैश पेमेंट जो पहले दे दे हम उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हैं। तो हो सकता है आपने 95,000 रुपीज़ 30 तारीख के बजाय 15 तारीख को दिए और उसने 2,000 रुपये फर्दर छोड़ दिए, तो आप पे कर्ज था कितने का? 95,000 रुपीज़ का। अब उसने 2,000 रुपये छोड़ दिए तो आप कितने पे करेंगे? 93,000 रुपीज़। ठीक है ना। तो जो पेमेंट के वक्त आपको डिस्काउंट मिले उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट, और उसकी एंट्री होती है। उसकी एंट्री कैसे होती है, ज़रा उसकी एंट्री को सीखें। देखिए भाई, यहाँ पे आपका कर्ज, आपने गुड्स परचेज़ किए 95,000 के, तो आपने क्या एंट्री की होगी भाई? परचेज डेबिट 95,000 और अकाउंट पेबल क्रेडिट 95,000 रुपीज़। ये आपने मिसाल के तौर पर एंट्री की है 1/1/2015 को, और आपने पेमेंट करनी है 30 तारीख से पहले पहले, लेकिन आपने पेमेंट कर दी 15/1/2015 को। तो भाई पेमेंट आप करनी चाहिए थे 95,000, लेकिन आपसे पैसे कितने गए भाई? हमारा अकाउंट जो पेबल है वो तो ख़त्म हो गया, 95,000 से अकाउंट सेटल हो गया, लेकिन भाई हमने जो पेमेंट की है कैश या बैंक के थ्रू वो की है 93,000 रुपीज़। हमने 2,000 रुपये कम दे दिए हैं ना। तो भाई एंट्री तो हमेशा दोनों साइड पे टेली होनी चाहिए ना। तो ये एंट्री को टेली करने के लिए यहाँ पे मज़ीद 2,000 रुपये हम लिखेंगे और उसके सामने लिख देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट, और ये वाला डिस्काउंट हमें मिला क्योंकि हमें 95,000 रुपीज़ देने थे, लेकिन हमने 93,000 दिए, तो 2,000 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला, और इसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये है हमारी इनकम, इसको इनकम कहते हैं, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। ये जब परचेज़ करें और उस वक्त आपको डिस्काउंट मिले तो उसको डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं, इनकम कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा सिनेरियो भी हो सकता है, ये पॉलिसी आपकी भी हो सकती है। आप किसी को सेल करें तो भाई उस सेंस में आप जो डिस्काउंट के देते हैं उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। मिसाल के तौर पर इस एंट्रियों की समझ लग गई बेटा? जब आप परचेज़ करेंगे तो जिस वक्त आपने नेगोशिएशन की आपको कुछ डिस्काउंट मिला, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, नेट पे एंट्री की है। देखिए ये वाली, वो 1 लाख पे तो हमने एंट्री नहीं की, 95,000 पे की, तो भाई ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है, जब आप पेमेंट कर रहे हैं और अर्ली पेमेंट कर लें तो आपको कुछ डिस्काउंट मिले तो उसका आप क्या करते हैं? आप डिस्काउंट रिसीव्ड के तौर पे उसको इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट अपोजिट सिनेरियो, आपने सेल किया 1 लाख रुपए के गुड्स, लेकिन उस बंदे ने नेगोशिएशन की और आपको 5,000 रुपये कम करने पड़े, तो भाई आप 95,000 का उसका इनवॉइस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना। आपने सेल किया मिसाल के तौर पर 1/1/15 को, तो आप एंट्री क्या करेंगे भाई? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 95,000 रुपीज़ से, और सेल को क्रेडिट करेंगे 95,000 रुपीज़ से। अब आपकी पॉलिसी है कि 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन उस बंदे ने 15 तारीख को पैसे ले आए, तो आपने क्या किया भाई? आपके कैश या बैंक में पैसे कितने आए होंगे? 93,000। हो सकता है आपने अर्ली पेमेंट की वजह से उसको 2,000 डिस्काउंट दिया है, तो भाई पेमेंट तो बैंक में 93,000 आए हैं,
लेकिन अकाउंट रिसीवेबल तो आपका ख़त्म हो गया कितने का, 95,000 रुपीज़ का। तो 2,000 अब आप डेबिट साइड पे लिखेंगे और उसको कहेंगे डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और ये हमारा एक्सपेंस होता है, इसका नेचर एक्सपेंस है। जो डेबिट है उसका नेचर एक्सपेंस है, जो क्रेडिट है उसका नेचर इनकम है, ठीक है। तो इसको जहन नशीन कर ले, जब पेमेंट के दौरान आप किसी को डिस्काउंट दे तो वो आपका ख़र्चा है, और अगर आपको कोई डिस्काउंट दे तो वो आपकी क्या है, इनकम। और उसकी एंट्रियाँ यही ऐसे ही होती है ट्रिपल लेयर्स में, ठीक है। अकाउंट पेबल पूरे से ख़त्म होगा, कैश 93,000 आएगा, जो फ़र्क होगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड या अलाउड में चला जाएगा। पेमेंट के दौरान अलाउड में जाता है, सॉरी रिसीव्ड में, और पेमेंट आने के दौरान जब आपको किसी को डिस्काउंट दे तो आपके लिए ख़र्चा है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड ख़र्चा और डिस्काउंट रिसीव्ड वो इनकम। तो भाई डिस्काउंट कितने किस्म के हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। फिर कैश डिस्काउंट के दो टाइप्स हैं, जब पेमेंट के दौरान हो तो उसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड और वो आपका इनकम है, और जो रिसीट के जो आप किसी से पैसे लें, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड और वो आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। इन दोनों को जहन नशीन कर लें। अच्छा जी, डिस्काउंट की अगर समझ लग गई हो, अगर ना लगे तो इसको दोबारा रिपीट करके देख लें, ठीक है। अच्छा जी, कैश बुक में सिंगल डबल कॉलम तो आपको पता लग गया कि बनाते कैसे हैं, ठीक है, ये फॉर्मेट। अगर ट्रिपल कॉलम बनाना हो और उसमें डिस्काउंट हो तो उसकी एंट्रियां कैसे करते हैं, उसके लिए एक काम करते हैं। ट्रिपल कॉलम में और कुछ नहीं होता, बल्कि बच्चों ये बैंक के साथ यहाँ पे डिस्काउंट का एक कॉलम आ जाता है इधर यहाँ पे भी, और ये डेट और बैंक के दरमियान एक और कॉलम आ जाता है डिस्काउंट के नाम से, ओके। मतलब कैश बैंक और उसके साथ तीसरा कॉलम डिस्काउंट का आएगा। इसी तरह इस साइड पे भी कैश बैंक और तीसरा कॉलम डिस्काउंट का, और उसको कहते हैं, इसलिए उसको ट्रिपल कॉलम कहते हैं, क्योंकि इसमें इस साइड पे भी 3 कॉलम बनेंगे और इस साइड पे भी बनाते हैं। उसके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये फ्रैंकफर्ट 14th एडिशन में मेरे पास चैप्टर नंबर 9 है। अगर आपके पास बुक ना भी हो तो आप एक काम करें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें सवालात के। अच्छा जी, ये कैश बुक के उसने ड्राइंग ऑफ कैश बुक के बारे में लिखा है कि भाई कैश बुक बनाते कैसे हैं। इसमें ये फोलियो का लेजर, ये फ्रैंकफर्ट वाले लेजर रेफरेंस को फोलियो कहते हैं। मुखर्जी साहब की किताब उठाएंगे तो वहाँ पे इसकी जगह L/R लेजर रेफरेंस लिखा होगा। मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट तकरीबन सेम ही है सबके। देखें, ये डबल कॉलम कैश बुक बना है, इस साइड पे भी 2 कॉलम है, इस साइड पे भी 2। हम बनाते हैं इसको। कैश डिस्काउंट की बात की है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड सारा कुछ, ये जो मैंने चीज़ें आपको सिखाई है वो सारी इधर इसी तरह, ये इंट्रीज भी उसकी गिवन है। अच्छा जी, क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6.1 मैं किताब लाइब्रेरी से उठाया है। इसमें बच्चों ने कुछ राइटिंग शाइटिंग की है, लेकिन फिर भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, राइटिंग को इग्नोर कर दें। अच्छा जी, 9.1 9.2 ए को भी, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें, ये आधा इस पेज पे है, आधा उधर, स्क्रीनशॉट ले लें। 9.3 और 9.4 ए के भी स्क्रीनशॉट्स ले लें, हो सकते हैं हमें सॉल्व करने पड़े, ठीक है। अच्छा जी, 9.1 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, 9.1 सॉल्व करेंगे। टाइम लेक्चर में भी 18 मिनट गुजरे, चले 10-12 मिनट में ट्राई करते हैं, 30 मिनट्स का लेक्चर मैक्सिमम बनाते हैं। अच्छा जी, अगर ये 9.1 में सॉल्व करवाना चाहूँ तो ये बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा जी, ये बॉल पॉइंट कहाँ पे है, ये दें। अच्छा जी, बनाएंगे कैसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसका क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, उसने कहा है राइट अप अ 2 कॉलम कैश बुक। बच्चों 2 कॉलम कैश बुक उसने बनाए, तो पहले 2 कॉलम का बनाते हैं, फिर उसके बाद 9.3 में ट्रिपल कॉलम मांगा है तो उसमें ट्रिपल कॉलम भी बना लेंगे। तो सवाल में बच्चों बिल्कुल जर्नल की तरह इस तरह एंट्रीज दी होगी, लेकिन उसमें ये गौर करेंगे कि आया उस चीज़ की वजह से पैसे आए या गए हैं, तब रिकॉर्डिंग होगी हमारे पास कैश बुक में। क्योंकि कैश बुक और बैंक कैश बुक अगर सिंगल कॉलम हो या डबल हो, भाई उसमें वही चीज़ें रिकॉर्ड होगी जो पैसे आएंगे या जाएंगे। लेकिन अगर सिंगल कॉलम कैश बुक हो तो फिर बैंक की एंट्रीज़ को इग्नोर करना है, सिर्फ कैश की एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर डबल कॉलम हो तो फिर बच्चों कैश और बैंक दोनों एंट्रीज़ कंसिडर करनी है, डिस्काउंट को इग्नोर करना है। लेकिन अगर ट्रिपल कॉलम हो तो डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करना है, कैश की एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है और बैंक की भी रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9.1 को सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आपके पास है। अच्छा जी, इसने कहा है कि भाई डबल कॉलम कैश बुक बनाओ। तो बच्चों डबल कॉलम कैश बुक में हमेशा हम क्या करते हैं, ये डेट, इसके सामने पर्टिकुलर्स,
इसके सामने बैंक, सॉरी कैश पहले लिखते हैं, कैश और उसके बाद बैंक। ठीक है, इस तरह इस साइड पे भी आखिर में बैंक, इसके बाद कैश। लेजर रेफरेंस भी डाल लेते हैं, क्योंकि ये लेजर रेफरेंस मैं समझाता हूँ कि ये फोलियो या लेजर रेफरेंस होता क्या है, इसका भी कॉलम डालते हैं, फोलियो, पर्टिकुलर्स और डेट। ठीक है जी, ये इस तरह इसका कुछ फॉर्मेट होता है, इसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अच्छा, पहली एंट्री देखते हैं। उसने कहा है कि फर्स्ट 2019 यहाँ पे लिख दो, उसके सामने फिर उसकी मंथ लिख के जुलाई और उसका पहली वो, यहाँ पे भी 2019 और फिर जुलाई मंथ और फिर डेट लिखेंगे, जो भी एंट्री यहाँ पे इस साइड पे आएगी। अच्छा जी, ये जो स्टार्टेड इन बिजनेस विद कैपिटल इन कैश, इसका का मतलब है कि भाई मालिक पैसे लेके आया है तो बस कैश में लेके आए, तो भाई कैश को डेबिट कर देंगे 10,000 से और सामने लिख देंगे कैपिटल। ठीक है, पहली एंट्री होगी। दूसरी तारीख को क्या है, पेड रेंट बाय कैश। भाई 2 तारीख है, 2 तारीख को रेंट पे किया है तो भाई कैश से पेमेंट होगी, और कैश से पेमेंट होगी तो यहाँ से 1,000 रुपीज़ चले जाएंगे। अब सवाल यह है कि ये फोलियो में क्या लिखेंगे। ये फोलियो को ज़रा गौर से इसकी बात सुने मेरी। हमारे जो तमाम लेजर्स होते हैं, तमाम लेजर्स, जितने भी लेजर टी अकाउंट बनते हैं वो होते हैं हमारे जनरल लेजर में। ठीक है, जनरल लेजर्स जो होते हैं उसमें सारे के सारे लेजर्स हमारे आते हैं, जीएल उसको कहते हैं, जीएल। रियल टाइम में सारे लेजर्स इसी में आते हैं, लेकिन किताबों की हद तक वो कहते हैं कि जीएल में 2 लेजर्स के अलावा सारे आते हैं। जो अकाउंट रिसीवेबल के लेजर्स हैं उनको ये लोग कहते हैं सेल लेजर्स, और जो अकाउंट पेबल के लेजर्स होते हैं उनको ये लोग ये किताब वाले कहते हैं परचेज लेजर्स, परचेज लेजर्स। ठीक है, जो सेल का अपना लेजर होता है, सेल अकाउंट, वो एक्चुअली जनरल लेजर में आएगा। तो भाई जो पार्टीज के लेजर्स होते हैं ये वो है अकाउंट रिसीवेबल, या जिनको हम डेटर्स कहते हैं, अकाउंट पेबल, या जिनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। उनके जो लेजर्स हैं वो सारे, जो अकाउंट रिसीवेबल के लेजर्स हैं उनको सेल्स लेजर कहते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म होता है एसएल। और जो क्रेडिटर या अकाउंट पेबल के लेजर्स होते हैं इनको कहते हैं परचेज लेजर, पीएल। इन दोनों लेजर्स के अलावा सारे जो लेजर्स होते हैं वो जीएल में होते हैं, ख्वाह वो कैश का अकाउंट हो, वो बैंक का अकाउंट हो, वो सेल का अकाउंट हो, वो परचेज का अकाउंट हो। ठीक है, एक्चुअली ये अकाउंट पेबल और रिसीवेबल के लेजर है, लेकिन इनको नाम सिर्फ सेल लेजर और परचेज लेजर्स दिया है। इसके अलावा अगर रेंट का अकाउंट हो, ठीक है, इन्वेंट्री का अकाउंट, या सॉरी इसके अलावा सैलरीज का अकाउंट हो, वो सारे इस जीएल में आते हैं। लेकिन सेल्स लेजर और परचेज लेजर्स के अलावा जितने भी लेजर्स हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे। अब भाई कैपिटल का लेजर कहाँ पे होगा, वो जनरल लेजर में होगा, तो इसके सामने इसको जीएल लिखेंगे कि ये जीएल की एंट्री है। ये इसका जो ये लेजर है उसके नंबर भी होते हैं, जीएल 1 2 3, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम सिर्फ जीएल लिख देंगे। ठीक है, कैपिटल का अपना कोई नंबर होगा। इस तरह रेंट का जो लेजर है बच्चों, ये भी जीएल का ही लेजर है। ठीक है, इसके बाद 3rd नंबर, जी ब्रॉड लेंट अस 12,000 पेड बाय चेक। जी ब्रॉड कोई बंदा होगा जिसने हमें कर्ज पैसे दिए हैं 3 तारीख को, तो भाई 3 तारीख को चेक के थ्रू उसने हमें पैसे दिए हैं जी ब्रॉड। तो अगर ये जी ब्रॉड ने लेंट, मतलब उसने हमें लोन दिया है, अगर लोन ना होता तो इसका मतलब है कि ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल, हमें पैसे कौन देता है, हमारा अकाउंट रिसीवेबल। हम पेमेंट किसको करते हैं, हमारे अकाउंट पेबल को। तो बच्चे ये भी जीएल है क्योंकि इसने हमें लोन दिया है जी ब्रॉड। लोन फ्रॉम जी ब्रॉड भी लिख सकते हैं और जी ब्रॉड भी लिख सकते हैं, लोन फ्रॉम लिख दे तो अच्छा है, लोन फ्रॉम जी ब्रॉड। 12,000 रुपीज़ हमारे बैंक में डेबिट हुए हैं क्योंकि हमारे पास आए हैं। 4 तारीख को क्या हुआ, वी पेड जे फाइन बाई चेक। भाई जे फाइन कोई बंदा है, हमारा क्या होगा, इससे हमने कोई परचेज़ की होगी ना, ये हमारा अकाउंट पेबल होगा, तो उसका नाम है जे फाइन, सॉरी। तो जे फाइन को हमने चेक दिया है 1800 रुपये का, ये हमारे बैंक से कम हो जाएगा। इसका रेफरेंस क्या होगा,
भाई ये हमारा परचेज लेजर होगा, PL, जो जिस अकाउंट पेबल से हम परचेज करते हैं ना, इसलिए इसके सामने PL लिखा है। तो जितने भी इस साइड पे पार्टी वाइज पेमेंट होगी उसके सामने PL लिखा होगा, जितनों से हमें रिसीव आएंगे वो हमारे SL होंगे। लेकिन जिन्होंने लोन दिया हो उनके अलावा जो लेजर्स हैं, पर अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल के अलावा जो लेजर है बच्चों, वो GL में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, 5 नंबर, कैश सेल 800। भाई 5 तारीख को हमने सेल की है और हमारे पास बैंक कैश में 800 रुपये आ गए। कैश डेबिट किसकी वजह से? सेल की वजह से, और सेल का लेजर भी GL में होता है। ठीक है। मेरे ख्याल में अगर मैं ज़रा क्रॉस चेक कर लूँ, क्योंकि मेरा भी काफ़ी टाइम हो गया कैश बुक बनाते हुए, तो जो सेल है वो भी GL में आ रहा है, कैपिटल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल फ्रैंकफर्ट के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक है। इसके बाद एफ लव पेड बाय अस बाय चेक 200। भाई 7 तारीख को, 7 के, हाँ जी 5 के बाद 7 तारीख है। 7 तारीख के बाद भाई एफ लव कोई हमारा क्या होगा? कस्टमर होगा, जिसको हमने सेल किए होंगे। उसने हमें कितने पैसे दिए हैं? 200, जो कि बैंक के थ्रू दिए है। तो भाई चेक है तो बैंक में हमने जमा किया होगा। 200 रुपीज़ हमने डेबिट किए हैं और इसके सामने लिखेंगे भाई ये SL, सेल्स लेजर में आता है। जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल होता है वो सेल लेजर में आता है, जो अकाउंट पेबल होता है वो PL में। ठीक है, इसलिए इसके सामने मैंने SL लिखा है, सेल्स लेजर। इसके नंबर अगर पर्चे में गिवन हो तो नंबर लिख लो, ना गिवन हो तो बस इस तरह SL लिख दो। वी पेड एमूरे इन कैश 300। भाई 9 तारीख को हमने ए मूरे उसको हमने पेमेंट की है कैश के थ्रू 300 रुपये। तो भाई कैश से इसको कम कर देंगे और ये हमारा अकाउंट पेबल होगा तो इसके सामने PL लिख दूंगा। अच्छा जी, इसके बाद है 11 तारीख को कैश सेल पेड डायरेक्ट इनटू द बैंक। भाई हमने सेल किए हैं 11 तारीख को, किसी को सेल किया लेकिन उस बंदे ने हमें पैसे नहीं दिए बल्कि हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो हमारे बैंक में 600 रुपये डेबिट हुए होंगे। किसकी वजह से? सेल की वजह से। और सेल के सामने ये GL का लेजर होता है, क्योंकि सिर्फ अकाउंट पेबल और अकाउंट सेल रिसीवेबल जो है वो PL और CL होते हैं। अच्छा जी, 15 तारीख को पीहुड पेड अस इन कैश। पीहुड हमारा कोई क्लाइंट होगा जिसने हमें कैश में पैसे दिए, उसके सामने हम SL लिखेंगे और अमाउंट कितनी दी है? 700 रुपये। ठीक है। इसके बाद वी टुक 4000 आउट ऑफ द कैश टिल एंड पेड इट इनटू द बैंक। अब ये कमाल की एंट्री है भाई, कैश बुक में आपने ये नई एंट्री सीखेंगे, ये अपनी की है ऑलरेडी। हमने क्या किया? हमने भाई अपनी दराज से पैसे उठाए और बैंक में जमा कर दिए। उसकी क्या एंट्री होती है? हमारा बैंक इंक्रीज़ कर जाता है और कैश कम हो जाएगा। तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। एंट्री को दोबारा पढ़ते हैं। वी टुक, हमने उठाए 4000 रुपये आउट ऑफ द कैश टिल, हमारे दराज से, एंड पेड इट इनटू द बैंक अकाउंट, और हम गए हम अपने बैंक में डाल दिए। तो भाई हमारा बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने रुपए हैं? 4000 रुपये 16 तारीख को। तो भाई क्या हुआ? 16 तारीख को हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 4000 रुपये से। और किसकी वजह से? भाई कैश अकाउंट की वजह से। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इसी तारीख को हमारा कैश कम हो गया 4000 रुपये। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो जो एंट्री बैंक और कैश के आपस की एंट्री हो, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और इसका साइन होता है इस तरह C, और उसके ऊपर टिक का निशान लगा लेते हैं। इस तरह मैं क्रॉस चेक कर भी लूँ, हाँ जी फ्रैंकफर्ट भी इस तरह ही कर रहा है। C और उसके ऊपर कट, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री याद रखिए, जब कैश निकालेंगे बैंक से या बैंक में पैसे डालेंगे उसकी एंट्री होती है, और कैश भी उसमें इसकी 2 मरतबा एंट्री होती है। भाई कैश से पैसे, बैंक में पैसे आ गए और कैश से हमारे पैसे कम हो गए, क्योंकि ये 2 कॉलम, एक्चुअली ये 2 लेजर्स बन रहे हैं ना। ये एक लेजर बन रहा है लेकिन इसमें 2 लेजर्स आ रहे हैं, बैंक की भी एंट्रीज आ रही है और कैश की भी। तो इसलिए देखें, कैश का लेजर हमारा क्रेडिट हो गया और बैंक का लेजर हमारा डेबिट हो गया। तो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री की समझ ना लगे तो रिपीट और वो रिवाइंड कर दो वीडियो को। अच्छा जी, 19 तारीख को फिर उसके बाद क्या हुआ? वी रीपेड आर ओनियन 2000 बाय चेक। आर ओनियन को ये हमारा क्लाइंट अकाउंट पेबल होगा 19 तारीख को। आर ओनियन, इसको हमने रीपेड 2000 बाय चेक। 2000 हमारे बैंक से चले गए और ये हमारा परचेज लेजर ही होगा। ठीक है। इसके बाद कैश 22 तारीख को कैश सेल पेड डायरेक्ट इनटू द बैंक। भाई 22 तारीख की एंट्री भी सादा उसी तरह 11 तारीख की एंट्री की तरह है। भाई सेल हमारी हुई है
जिसकी एंट्री ऑटोमेटिकली हमारे बैंक में उन्होंने पैसे डिपॉजिट किए हैं 1200 रुपये। ठीक है। इसके बाद पेड मोटर एक्सपेंसेस बाय चेक, कौन सी तारीख है भाई? 26 तारीख को हमने मोटर एक्सपेंसेस जमा किए हैं। मोटर एक्सपेंसेस का लेजर जीएल में होता है। ठीक है। और पेमेंट कितनी है? 460 रुपये बैंक के थ्रू की है, तो बैंक में मैंने क्रेडिट कर दी है। विड्रू 320 कैश फ्रॉम दी बैंक। हाँ अच्छा, फ्रॉम दी बैंक फॉर पर बिजनेस यूज़। भाई हमने क्या किया है, 16 तारीख को हमने कैश के पैसे उठाए थे, वो बैंक में डाल दिए थे। अब यहाँ पे भाई हम बैंक से पैसे निकाल रहे कैश में इस्तेमाल के लिए, अभी इस्तेमाल किए नहीं लेकिन सिर्फ निकाले हैं। तो भाई इस केस में ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, 26 वाली भी। लेकिन 16 तारीख को हमने बैंक में पैसे डाले थे और 26 तारीख को 30 तारीख को हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। तो भाई इसमें हमारा कैश डेबिट होगा 320 रुपये से। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। देखें कैश के कॉलम में 320 डेबिट कर दिए हैं बैंक की वजह से। और इसी तरह 30 तारीख यहाँ पे दोबारा लिखूँगा, हमारे बैंक को क्रेडिट कर दूंगा बैंक के कॉलम को। किसकी वजह से? कैश की वजह से। और ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री ही है। तो अगर भाई बैंक में पैसे डालूंगा तो भी कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश बुक के हद तक निकालूंगा तो भी कॉन्ट्रा एंट्री है। और देखिए 16 की भी 2 एंट्रियाँ हैं, एक में डेबिट हुई है दूसरे में क्रेडिट। और 30 तारीख की भी 2 एंट्रियाँ हैं, एक में डेबिट हुई है दूसरे में क्रेडिट। ठीक है। अच्छा जी, 31 तारीख को क्या हुआ? पेड वेजेस। 31 तारीख को भाई हमने वेजेस पे किए हैं। वेजेस अकाउंट हमारे जीएल में होते हैं और इसका 1200 रुपये हमारे कैश से चले गए। तो भाई जब भी सवाल हो तो इस तरह सारी एंट्रियाँ कर लो, फिर अकाउंट लेजर को टैली करो। भाई टैली कैसे करते हैं? वही लेजर का फॉर्मेट है। पहले कैश वाले साइड को प्लस करते हैं, मेरा कैलकुलेटर जी यहाँ पे। अच्छा बच्चों, कैश वाला साइड 10,000 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 320। लेजर का तरीका मैंने आपको सिखाया था कि भाई पहले कैश वाला करते हैं। इसका डेबिट साइड कितना है? 11,820 रुपये। अब इसका क्रेडिट साइड करते हैं। भाई कैश का क्रेडिट साइड जो है 1000 प्लस 300 प्लस 4000 प्लस 1200। अगर देखें तो क्रेडिट साइड है 6500 का। तो इसमें बड़ा साइड कौन सा है भाई? डेबिट का। तो डेबिट वाला बैलेंस दोनों के नीचे लिखेंगे 11,820 रुपये। ये लेजर फॉर्मेट टैली करने का तरीका मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर्स में। अच्छा जी, तो 11,820 रुपये यहाँ पे भी लिखूँगा। भाई कौन सा साइड छोटा है? क्रेडिट वाला। तो इन दोनों का फ़र्क निकालूंगा, वो कितना है? 11,820 मनफी 6,500, 5,320 रुपये का फ़र्क है, जो कि मैं कमज़ोर जो कम साइड है उस पर लिखूँगा। भाई वो है 5,320 रुपये। और ये मेरा कैरिड डाउन बैलेंस होगा 31 तारीख को। जो कम साइड हो वहाँ पे लिखते हैं, इसका क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसका मतलब है कि ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अब बैंक का करते हैं। भाई बैंक का हम कैसे करते हैं? देखिए पहले डेबिट साइड को प्लस करते हैं। बैंक का डेबिट साइड है 12,000 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 4,000 प्लस 1200। भाई ये आ रहा है, इसका डेबिट साइड है 18,000। इसका क्रेडिट साइड आप देखते हैं वो कितना है? वो है 1800 प्लस 2000 प्लस 460 प्लस 320। वो आ रहा है 4580। तो इसका मतलब है इसका भी डेबिट साइड बड़ा है। 18,000 यहाँ पे भी लिख दूंगा, ये टोटल है। ठीक है जी, ये ठीक है, 18,000 यहाँ पे भी लिख दूंगा, ये है टोटल। अब इन दोनों का फ़र्क कितना है भाई? 18,000 माइनस 4580, कोई 13,420 रुपये का। तो भाई जो कमज़ोर साइड है 13,420 रुपये का, उसी के सामने कैरिड डाउन इसका अलग दोनों आ गए। ठीक है, ये इसके बैलेंसेस है। और ये आपका कैश बुक डबल कॉलम कंप्लीट हो गया है। इसका ज़रा आंसर चेक करते हैं। बुक का ये 9.1 नंबर क्वेश्चन है। ज़रा मैं क्रॉस चेक कर लूँ कि हमने कोई गलती तो नहीं की, क्योंकि इसमें ये कॉन्ट्रा एंट्रीज़ होती है, इसमें अमूमन लोग गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, 9.1 33 का है 11। अच्छा जी, 9.1 का अगर मैं देखूं तो कैरिड डाउन बैलेंस का तो मुझे यहाँ 18,000 और 11,820 5,320 बैंक बैलेंस आ रहे। देखें कैरिड डाउन बैलेंस जो आ रहा है 5,320 और अगले का आ रहा है 13,420। इन्होंने ये आंसर्स होते इतने डिटेल नहीं होते। कैश बुक जो आपने बनाना है बिल्कुल इस तरह डिटेल बनाना है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इतना काफ़ी है। कैश बुक हमने डबल कॉलम सीख लिया है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।